नमस्कार है वंडरफुल मॉर्निंग टू ऑल माय लवली व्यूअर्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहार में। और आज की सुबह आपके साथ हूँ मैं, यानी आज की सुबह आपके साथ है प्रेरणा। और एक नए दिन की शुरुआत, एक नई सुबह की शुरुआत। तो जब भी नए दिन की शुरुआत होती है, नई सुबह की शुरुआत होती है, हमें ज़ाहिर तौर पर बहुत अच्छा लगता है और हमारी ये मंशा होती है, हम ये चाहते हैं कि हमारा आज का ये दिन बहुत अच्छा गुजरे, खुशगवार गुजरे। हम भी छोटी सी कोशिश करते हैं अपने इस कार्यक्रम को आपके सामने लाकर प्रस्तुत करके कि आपका दिन बेहतर गुजरे और आपके इस पूरे दिन पर इसका कुछ ना कुछ प्रभाव ज़रूर पड़े। जब हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं तो हम आपके साथ साझा करते हैं कुछ अनमोल वचन, महापुरुषों के द्वारा कहे गए अनमोल वचन, अनमोल कथन। कहते हैं कि विचारों की शुद्धता ही इंसान को महान बनाती है। कोई व्यक्ति पैदाइशी महान नहीं होता। तो हमारी कोशिश होती है कि हम आपके साथ कुछ बेहतर साझा करें। आज हम आपके साथ साझा कर रहे हैं महात्मा गांधी यानी राष्ट्रपिता के कहे गए कथन। आइए उस पर एक नज़र डालते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था, शक्ति शारीरिक क्षमता से नहीं आती है, यह एक अदम्य इच्छा शक्ति से आती है। हमने नजर डाला महात्मा गांधी के कहे गए कथन पर। आइए एक नजर डालते हैं कि आज के दिन इतिहास में क्या कुछ दर्ज है। 26 अगस्त आज ही के दिन वर्ष 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने राणा भीम सिंह को हराने के बाद चित्तौड़गढ़ पर कब्जा किया था। और वर्ष 1910 में आज ही के दिन मदर टेरेसा का जन्म हुआ था। आपका एक बार पुनः स्वागत हमारे कार्यक्रम बिहार बिहार में। और जिस पड़ाव का आपको बेसब्री से इंतज़ार होता है, यानी कि आपको ये ज़रूर जानने की उत्सुकता होती है कि आज हम आपकी मुलाकात किससे करा रहे हैं। आज हमारे साथ कार्यक्रम में, हमारे स्टूडियो में हमने बातचीत के लिए एक बहुत ही विशेष मेहमान को हमने आमंत्रित किया है। बैंकिंग एक ऐसा सेक्टर है, एक ऐसा क्षेत्र है, बड़े से बड़ा उद्योगपति हो या फिर कोई किसान या फिर आम नागरिक, हर किसी को दरकार होती है बैंक की। लेकिन बैंक की क्या सुविधाएं हैं, बैंक आम लोगों के लिए कितना सुविधादायक है या किस प्रकार लाभप्रद है, और आपके जीवन में इससे कितनी सारी तब्दीलियां आ सकती हैं या आप अपने जीवन में इससे क्या बदलाव ला सकते हैं, आज इन तमाम विषयों पर बात करेंगे हम अपने आज के खास मेहमान से। आज हमारे साथ कार्यक्रम में है अंचल प्रमुख बिहार झारखंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के श्री DP खुराना जी। आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी खुराना जी अपने कार्यक्रम बिहार बिहार में। सर, हम सभी उत्सुक होते हैं बैंकिंग सेवा को लेकर के, क्योंकि जब बात आती है वित्तीय जब मुद्दों की बात आती है, जब बात पैसों की आती है, तो हम सभी बहुत ज़रूरत से ज़्यादा संवेदनशील हो जाते हैं और जागरूक भी हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि हम जागरूक हों। बैंकिंग एक ऐसा ही क्षेत्र है और आपका इससे कई वर्षों का संबंध रहा है। हम तमाम विषयों पर बात करेंगे आपसे। सर, जानना चाहेंगे कि आप अंचल प्रमुख हैं बिहार झारखंड में, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में। सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि आपकी क्या जिम्मेदारी और क्या भूमिका है। बिहार अंचल प्रमुख होने के नाते जो भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उन सबको बिहार में और झारखंड में उसका क्रियान्वयन करना और लोगों तक जो भी वित्तीय उनकी नीड्स हैं, उनकी ज़रूरतें हैं, उनको पूरा कराने के लिए सुचारू रूप से जो हमारी 518 ब्रांचें यहाँ पर कार्यरत हैं, तो उनका संपूर्ण नियंत्रण करना, कंट्रोलिंग करना। और हमारे यहाँ पर बिहार और झारखंड में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के 10 लीड बैंक भी हैं और 10 ही क्षेत्रीय कार्यालय हैं। एक क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत 40 से 50 ब्रांचें कार्यरत हैं, जो रीजनल मैनेजर उनको कंट्रोल करते हैं। और उन 10 रीजनल मैनेजर्स के ऊपर हमारा जोनल ऑफिस कंट्रोल करता है। इसमें झारखंड और बिहार दोनों स्टेट शामिल हैं। झारखंड के 2 स्टेट हैं और बिहार के 8 रीजन इसमें शामिल हैं। झारखंड के 2 रीजन हैं, धनबाद और रांची। जी, 518 ब्रांच हैं, तो जाहिर तौर से आपने कहा कि तो जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाती होंगी, उनको मैनेज करना भी काफ़ी मुश्किल होता होगा और एक तरीके से चुनौती भरा भी होगा। क्या बताना चाहेंगे इस बारे में? देखो, बैंकिंग एक बहुत ही एक अच्छा संस्थागत ढांचे से भी काम करता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे बिहार है, बिहार में
एक SLBC होती है, स्टेट लेवल बैंकर कमेटी है, उसका सभी बैंकों के ऊपर कंट्रोल होता है, जो रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार कार्य करती है। तो ऐसे ही हर एक बैंक के अपने अंचल होते हैं, कोई क्षेत्रीय कार्यालय होते हैं, वो उसके कंट्रोल करते हैं। तो बिहार में और झारखंड के लिए हमारा यहाँ पटना में आंचलिक कार्यालय है, जो इन 518 ब्रांचों के इसमें ग्राहकों की सभी प्रकार की सुविधाएं, उनकी शिकायतें का निवारण करना, उनके जो भी ज़रूरतें हैं, वित्तीय सेवाएं हैं, उनको पूरा करना, चाहे वो दोनों लाइबिलिटी साइड हो चाहे एसेट साइड हो, मतलब जमाएं भी हो सकती हैं उनकी, और जितनी भी प्रकार की शिकायतें हैं उस पर पूरा कंट्रोल करना, और विकास के जो भी कार्य कर सकते हैं हम वो पटना अंचल से सुचारू रूप से चलाते हैं। जी, खुराना जी, आपसे ये जानना चाहूँगी कि सरकार बहुत सारी ऐसे स्कीम्स ला रही है और समय समय पर ऐसे बदलाव ला रही है जिससे जो आम जनता है उसके जीवन में कई बदलाव आ सके और उसका वो लाभ उठा सके। तो सरकार की वो कौन कौन सी स्कीम है, जिसका योजनाएं हैं, जिसका आम जन लाभ उठा सकते हैं? मैं आपको आज़ादी के बाद से बैंकिंग का क्या योगदान रहा उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। जी ज़रूर। जब से देश आज़ाद हुआ तो भारत एक इम्पोर्टर कंट्री की श्रेणी में था, आयातित कंट्री था, हम दूसरे देशों पर डिपेंडेंट थे। भारत सरकार ने समय समय पर बैंकों के माध्यम से बहुत सी उन्नति करी। जैसे हरित क्रांति लेके आए तो कृषि के उत्पादन के क्षेत्र में जब हम इंपोर्ट करते थे, आज हम एक्सपोर्टर कंट्री की हैं। आज हिंदुस्तान से बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है। फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स आ रही हैं, जो हमारी खेती ख़राब हो जाती थी, फसलें ख़राब हो जाती थी बारिश की वजह से, बाढ़ की वजह से, आज हम उसको स्टोरिंग कैपेसिटी बढ़ रही है हमारी। ये सब एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भी आया है, अभी उसमें हम 2 करोड़ रुपए तक के कोल्ड स्टोरेज है, वेयर हाउस है, उसके लिए हम लोन दे रहे हैं। आज आप देख रहे होंगे कि जो बड़े बड़े रोड्स बन रहे हैं ये सब बैंकों के द्वारा फाइनेंस हो रहे हैं। पावर प्लांट लग रहे हैं, वो बैंकों के द्वारा फाइनेंस हो रहे हैं। टेलीकम्युनिकेशन में इतनी क्रांति आई है, ये ड्यू टू बैंकर्स आई है। बैंक इतने, और साथ ही साथ जो सामाजिक में हमारे जो गरीबी रेखा से नीचे लोग हैं, जो ग्रामीण परिक्षेत्र में रहते हैं, उनके भी जीवन को उत्थान करने के लिए बैंक बहुत ज़्यादा आगे बढ़ के भाग ले रहे हैं। जैसे अपने बिहार का उदाहरण लें तो बिहार में एक जीविका NGO के रूप में काम कर रही है, जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं का चलाती है। तो जैसे अभी आप बता रहे महिलाओं के सशक्तिकरण में, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप ने वो कारनामा करके दिखाया है। यहाँ पर बिहार में 30,000 करोड़ रुपए के यहाँ पर महिलाओं के लोन हैं। तो ये सब चीज़ें जो भारत सरकार की हैं, और उसमें बहुत ज़्यादा भारत सरकार अपनी वित्तीय सहायता भी दे रही है इंटरेस्ट सबवेंशन के रूप में इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को। ऐसे ही अगर हम बात करें, जब हमारी सरकार ये कहती है कि हम किसानों की आय दुगनी करनी है, तो किसानों की आय दुगनी, ज़मीन तो नहीं बढ़ा सकते, लेकिन कैसे दुगनी करनी है उनको मल्टीपल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करके। आज हम, पहले किसान एक खेती पे निर्भर था, खेती पे भी क्या है वो बरसात पे निर्भर था। आज माइनर इरिगेशन, मेजर इरिगेशन में बहुत से प्रोजेक्ट आ गए हैं। नहरों के लिए, खालों के लिए हम लोन दे रहे हैं, पानी पहुंचा रहे हैं खेतों पे ट्यूबवेल के जरिए। तो ये सब चीज़ें हमें, तो ऐसे ही उनको हैरो, कल्टीवेटर, सीड ड्रिल, मशीनरी के लिए लोन दे रहे हैं, किसानी को आसान बनाने के लिए। तो और साथ ही साथ किसानों की आय दुगना करने के लिए केवल हम खेती पे डिपेंडेंट नहीं है। अब हम किसान को, जब वो फसल कट जाती है तो उसके बाद हम उनको, जैसे मछली पालन है, वो छोटा सा तालाब बना सकता है, मछली पालन कर सकता है, वो 4 भैंसें बांध सकता है, वो डेयरी पालन का काम कर सकता है। तो जो महिलाएं हैं उनके घर की जो मतलब खाली समय में कुछ काम नहीं मिलता था, तो आज वो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप से अपने परिवार की आय को दोगुना कर रही हैं। तो इसी से ही, इन एक्टिविटीज से जो हम दे रहे हैं, तो उससे ही किसानों की आय भी दोगुनी हो रही है। अभी आप, पहले हमारे बच्चे विदेश नहीं जा पाते थे पढ़ने के लिए, या एजुकेशन प्राप्त नहीं कर पाते थे, वंचित रह जाते थे। कुछ सुदृढ़ परिवार, समृद्ध परिवारों के बच्चे ही पढ़ पाते थे। आज गरीब से गरीब बच्चे को भी हम एजुकेशन लोन दे रहे हैं। अभी इस साल के भी, जैसे अभी मैं बिहार का बताऊं, हमने 400 के लगभग IIM के स्टूडेंट को बिना सिक्योरिटी का 40 लाख रुपए तक लोन दिया है, और बहुत ही लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। और लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट में नहीं, भारत सरकार उस पर आपको इनकम टैक्स में भी छूट दे रही है, उसके पेरेंट्स को जो इंटरेस्ट चुकाता है। ऐसे ही लोगों के मकानों के सपने पूरे नहीं होते थे, जिंदगी बीत जाती थी एक आशियाना बनाने में। आज
सभी बैंक, स्पेशली मैं अपने सेंट्रल बैंक की बात करूंगा तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हाउसिंग लोन की बहुत अच्छी स्कीम्स लेके आ रहा है। आवास ऋण, जो एक सपना पूरा नहीं होता था मकान का, आज लोग अच्छे से अच्छे मकानों में रह रहे हैं, सुख सुविधाएं हैं उसमें। हम कार लोन के लिए लोन दे रहे हैं। जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, जो उनके पास पूंजी नहीं होती थी, आज वो अपना उद्योग लगाना चाहते हैं। अभी आपको दिखाऊं, भारत सरकार ने अभी मुद्रा योजना लेके आए। छोटे से छोटा गांव में भी एक आदमी अपनी 50,000 रुपये की, जो शिशु में है, किशोर में हम उसको 5 लाख रुपए तक लोन देते हैं और तरुण में हम उसको 10 लाख रुपए तक लोन देते हैं। तो सभी चारों तरफ से अब बैंकिंग अपना वो करे। इससे अलावा मैं और बताऊंगा कि अब बैंकिंग वो बैंकिंग नहीं रही, अभी बीमा व्यवसाय में भी अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो स्कीम लेके आए सोशल सिक्योरिटी की। पहले क्या बीमा उत्पाद भी बड़े बड़े, अब बैंकों के माध्यम से हम जीवन ज्योति, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जो 2 लाख रुपए तक, मतलब गरीब परिवारों को जो लोग नहीं लेते, 436 रुपए का पेमेंट करके साल में, वो एक छोटा सा अमाउंट है जो मेरे ख्याल 1.25 रुपये पर डे का आता है, उससे वो 2 लाख रुपए का बीमा ले सकता है। ऐसे ही सुरक्षा बीमा, जिसको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस बोलते हैं, जो वो भी समृद्ध परिवार ही लेते थे और नॉर्मल परिवार नहीं लेते। सिर्फ 20 रुपए के मात्र साल के उस पे आप 2 लाख रुपए तक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस ले सकते हैं। उसमें अगर आपको पार्शियल डिसेबिलिटी भी होती है, जैसे एक आँख चले जाना या एक टांग टूट जाना, तो उसमें भी 1 लाख रुपए का बीमा मिलता है। तो इस टाइप से बहुत से प्रोडक्ट लेके आए हैं। अभी असंगठित क्षेत्र है, जैसे जो असंगठित क्षेत्र में जो हमारे मजदूर भाई हैं, गरीब परिवार के लोग हैं, जो खेती बाड़ी, वो लोग पेंशन योजना से वंचित थे। तो भारत सरकार ने एक ऐसा कारनामा करके दिखाया अटल पेंशन योजना के रूप में, जो 18 से 40 तक के बच्चों के लिए है। उनको 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 3,000 रुपये, 4,000 रुपये, 5,000 रुपये तक जो ऑप्शन वो चुनना चाहें पेंशन का, वो ले सकते हैं। जो छोटी छोटी बातें हैं, तो ये भारत सरकार ने बैंकिंग के माध्यम से ही ये जन साधारण का जो एक, आप देख रहे हैं, अब आप गाँव में जाते हो, आप तो आप देखोगे कि आपको अब कच्चे मकान या वो चीज़ें नहीं नज़र आती। तो बैंकिंग ने एक चारों तरफ से बहुत चमत्कारिक रूप से काम किया है और सभी बैंकिंग क्षेत्र में इसमें लगे हुए हैं। बिल्कुल। किसी भी देश की अगर हम प्रगति की बात करते हैं, तो जब तक उसकी आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ ना हो, किसी भी देश की, किसी भी राज्य की, तब तक हम वहाँ विकास की कल्पना नहीं कर सकते। और भारत सरकार निरंतर ये प्रयास भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है कि भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है वो सुदृढ़ हो और आम से आम व्यक्ति से को उसका हक मिले और वो अपनी ज़िंदगी को और बेहतर और खुशहाल बना पाए बैंकिंग सुविधाओं का लाभ उठाकर। सर, आपसे ये जानना चाहूँगी कि बैंक अब वर्तमान के दिनों में हमारी गवर्नमेंट भी ये कह रही है कि आप डिजिटल ट्रांजैक्शन पे आप ज़्यादा जोर दे रही है, उसे एम्फेसिस कर रही है, लेकिन जब बात आती है डिजिटल ट्रांजैक्शन की, तो लोगों के मन में अभी भी आप क्या पाते हैं? आप बैंक में बहुत सारे ऐसे लोगों से आपका सामना होता है, क्या अनुभव आपके हैं? क्या वो इसे स्वीकार पा रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं? मैडम, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि परिवर्तन को इनएविटेबल है, परिवर्तन आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और समय के रहते रहते उसको, ठीक है। हमारा अभी भी मैं मान सकता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र में या उसमें एजुकेशन की, लेकिन बैंक आरसीटी के माध्यम से, फिनेंशियल लिटरेसी सेंटर, एफएलसी सेंटर हैं हमारे, उसके माध्यम से हम ग्रामीण युवाओं को भी एजुकेट कर रहे हैं। समय समय पर मैंने बताया, जैसे एसएलबीसी के माध्यम से, लीड बैंक के माध्यम से हम लोग मतलब लिटरेसी और वित्तीय साक्षरता अभियान भी चलाते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी को अब छोड़ा नहीं जा सकता, या बिना टेक्नोलॉजी के सहारे अब आगे नहीं बढ़ा जा सकता। तो बैंकिंग भी उसमें कोई अछूता नहीं है, बैंकिंग में भी आपको टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। और अभी आप जैसे कल की ही हमारे वर्दी एमडी एंड सीईओ सर जो हमारे बैंक के हैं, उन्होंने हमारे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को डिजिटल बैंक घोषित किया है और एक बड़ी अच्छी कंपनी के साथ टाई अप हुआ है। तो हम जल्दी से जल्दी हम भी एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की डिजिटल बैंक के रूप में आएगा। आप अपनी जितने भी फाइनेंशियल सर्विसेज हैं आपको उसी ऐप के जरिए मिलेंगी। आपको प्रोडक्ट्स की नॉलेज वगैरह या उसको आपके जो एक्सेसिबिलिटी है वो भी आपको ऐप के जरिए मिलेगी। आपको कोई कंप्लेंट्स है वो भी आपको ऐप के जरिए मिलेगी। आपको कोई और फैसिलिटी जैसे चेकबुक लेनी है या एफडी का रिन्यूअल करना है, ये सब आपको ऐप के जरिए हो जाएगा। तो आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
आप अपना ट्रेन में बैठे बैठे अपनी बैंकिंग कर सकेंगे, आप अपने दुकान पे बैठे बैठे अपनी सर्विसेज कर सकेंगे, आप अपनी सर्विस के दौरान आप कहीं नौकरी कर रहे हैं तो आप वहाँ से आप बैंकिंग कर सकेंगे। तो बैंकिंग जो एक ब्रिक एंड मोर्टार के रूप में आप देखते थे, एक भवन के रूप में देखते थे, उससे बियॉन्ड जा रही है। तो टेक्नोलॉजी को तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जैसा आपने कहा कि लोगों को मतलब किस तरीके से एजुकेट करें कि वो इस डिजिटल से ना घबराएं, तो अभी आप देखोगे कि सभी बैंकों ने मोबाइल बैंकिंग शुरू कर दी है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी बैंक मोबाइल है, इंटरनेट बैंकिंग भी है। तो यूपीआई भीम वगैरह भारत सरकार ने चलाया, बहुत अच्छी। भारत सरकार निरंतर प्रतिबद्ध है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ हो और भारत का विकास हो। भारत सरकार का ये जोर है, भारत सरकार हर बार ये जोर डाल रही है कि हम डिजिटल ट्रांजैक्शन पे और डिजिटल पेमेंट को स्वीकार करें, और इसे सरकार बढ़ावा भी दे रही है। लेकिन इसमें कई सारी पेचीदगी है और कई सारी मुश्किलें भी आम लोगों को हो रही हैं। इन तमाम विषयों पर हम बात करेंगे अपने खास मेहमान से। सर, आपका पुनः स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। हम डिजिटल ट्रांजैक्शन की बात कर रहे थे। ये जितना आसान है, बहुत सारे लोगों के लिए परेशानी का सबब भी बनता जा रहा है। ऐसे में हम बात कर रहे थे यूपीआई की, योनो की, ऑनलाइन बैंकिंग की। तो आप इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं ताकि हमारे दर्शकों को आसानी हो, किस प्रकार से वो इसका लाभ उठा सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि टेक्नोलॉजी तो इनएविटेबल है, इसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब पॉसिबल भी नहीं है। जैसे मैं आपको अभी जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि बताई, तो वो पॉसिबल नहीं है कि आप एक एक के खाते में क्रेडिट करने बैठो, वो टेक्नोलॉजी से ही संभव हो पाया है। तो ऐसे ही अब जो लेन देन के ट्रांजैक्शन की चीज़ें हैं उसमें भी टेक्नोलॉजी आ गई है। जैसे मोबाइल बैंकिंग है, नेट बैंकिंग है, यूपीआई है, ऐप्स भी आ गए हैं, गूगल पे है, पेटीएम आ रहा है। यानी इस टाइप से बहुत से पेमेंट के मोड्स आ गए हैं। आपको घर बैठे ही पेमेंट्स वगैरह करनी है, आपको बिल पेमेंट करने हैं, जितने भी प्रकार के हैं, तो सभी बैंकों के ऐप्स आ गई हैं। अब जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसमें थोड़ी सी अज्ञानता भी रहती है, और कई बार क्या है, हम थोड़े से मतलब सचेत भी नहीं रहते हैं। तो इन वजह से क्या होता है कि हमारे साथ चीटिंग हो जाती है। जो भी फ्रॉडस्टर्स हैं वो लोग इस चीज़ के ताक में रहते हैं। तो जो जैसे फिशिंग है, आपको फेक कॉल आएंगी या फेक मेल आएंगी, स्मिशिंग है, एसएमएस आएंगे, विशिंग है, मतलब ये कई वो चीज़ हैं। आपकी ओटीपी हो जाएगा, आपको यूआरएल बेस पे कोई यूआरएल आ जाएगा, आप उसको क्लिक कर दोगे। तो सो मैनी थिंग्स हैं, मतलब जो फ्रॉड के उनके तरीके हैं। तो अपने को जब तक आपको प्रॉपर चैनल से कोई कॉल ना आए या कुछ ना आए, तब तक आपको कोई भी अपने व्हाट्सएप पे उनको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए या कोई चीज़ को टच नहीं करना चाहिए। दूसरा क्या है कि जो आपने पहले भी बताया कि लोग अज्ञानता से किसी की हेल्प ले लेते हैं और अपना पासवर्ड बता देते हैं, ओटीपी बता देते हैं, वो चीज़ें तो ये बिल्कुल नहीं बतानी। दूसरा, पासवर्ड शेयरिंग एक सबसे बड़ा जो इसमें मोडस ऑपरेंडी में मिला है कि वो लोग या तो ले लेते हैं या दे देते हैं गुड फेथ में, ऐसे ही ओटीपी शेयर कर देते हैं जो भी। तो वो सब चीज़ें वो हैं अभी। तो इन चीज़ों को लोगों को जागरूक होना पड़ेगा उनको। ऐसे ही कई लोग क्या करते हैं, एटीएम में जाते हैं। एटीएम में जाते हैं तो असामाजिक तत्व हैं जो फ्रॉडस्टर्स हैं, वो इस ताक में रहते हैं कि कोई आदमी हेल्प ले। तो वो एटीएम ऑपरेशन हेल्प करते हैं और साथ में वो कार्ड बदल लेते हैं, और कार्ड देखने में एक से लगते हैं। वो बेचारा सोचता है कि एटीएम ख़राब है या कुछ, वो ऐसे ही एटीएम पे खड़े होते हैं जहाँ पर एटीएम ख़राब हो, या एटीएम ऑपरेट नहीं कर रहा है, या एटीएम में कैसे नहीं है, या एटीएम की कनेक्टिविटी नहीं है। सो मैनी थिंग्स हैं जो कि जो एटीएम वर्किंग में नहीं है, उसी को वो वहाँ पर ही जाते हैं। जैसे ही कोई भोला भाला आया, उसको कहते हैं लो मैं तुम्हें हेल्प कर दूँ, तो वो उसका कार्ड चेंज कर लेते हैं और उससे पिन नंबर पूछ लेते हैं। तो ये तो हमें खुद ही जागरूक होना पड़ेगा। तो इसके लिए हम टाइम टू टाइम हम ये प्रोग्राम चलाते ही रहते हैं कि लोगों को सचेत करें कि अपना पासवर्ड शेयर ना करें, आपका कोई मतलब ऐसा यूआरएल वगैरह या कोई ऐसी साइट्स आती है उसको क्लिक ना करें अपने मोबाइल पे। जो आपको कोई भी हेल्प लेनी है तो आपके ब्रांच प्रीमाइसेस में जाके ही ब्रांच मैनेजर से या उसके अधिकारीगण हैं या कर्मचारीगण हैं, आप उनसे ही संपर्क करें, उनसे ही पूरी गाइडेंस लें। और आरबीआई द्वारा भी समय समय पर बहुत अच्छे इसमें निर्देश जारी किए जा रहे हैं कि ताकि इन चीज़ों से सावधान रहें।
और जो हमारी पुलिस विभाग है वो भी जो भी ये मोडस ऑपरेंडी उनको नई नई मिलती हैं वो भी लोगों को बताते हैं कि वो इस चीज़ से सावधान रहें। जैसे अभी कोविड को लेके लोगों ने उसकी भी ऐप बना के फेक वो कर दिया, तो लोगों ने वो उसको क्लिक किया तो उनका बैंकिंग खाता की डिटेल चली गई। कई कई जगह वो क्या है कि मतलब पासवर्ड वगैरह OTP है, ये सब चीज़ें उसका मेन कारण बना है फ्रॉड का। जी सर, एक सवाल और आपसे ये करना चाहूँगी कि हम डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं और कभी कभार भूलवश या चूक से हमें जिन्हें करना है उन्हें ना करके वो ट्रांजैक्शन किन्हीं और को हो गया, तो ऐसे में अगर कोई भी उपभोक्ता अगर शिकायत लेकर बैंक जाता है तो क्या बैंक उसकी मदद करेगी? बिल्कुल करेंगे, 100% होती है मदद। कई बार जैसे ना केवल आपका अकाउंट नंबर गलत चला गया या नाम गलत चला गया या अमाउंट भी गलत जा सकता है, 1 लाख की जगह 10 लाख चला गया, तो इमीडिएट अगर आप तुरंत अपनी शाखा को संपर्क करें और जो भी जिस बैंक में गया है उसमें वो होल्ड लग सकता है अगर पैसा विड्रॉ नहीं हुआ है। अगर जहाँ तक पूरा है बैंक उसकी पूरी हेल्प करते हैं। रही बात आपने कहा जैसे कोई फ्रॉड हो गया तो भी उसको तुरंत अपनी होम ब्रांच को या ATM के जरिए मोबाइल बैंकिंग के जरिए अगर वो यूज़ कर रहा है जो भी उसके पास है, अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन से भी वो कर रहे हैं तभी भी हाँ, तो ये अगर विद इन इसके भी टाइम नॉर्म्स हैं, पैसा इंश्योर्ड है, इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाता है। हम बात कर रहे हैं बैंकिंग की, बहुत ही एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हर व्यक्ति जानना चाहता है और समझना चाहता है। आप 33 वर्षों से बीते 33 वर्षों से अपनी सेवा दे रहे हैं। मैं जानना चाहूँगी इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई? BSRB की परीक्षा पास करके मैंने जयपुर क्षेत्र के अंतर्गत हनुमानगढ़ ब्रांच में अपनी सर्विसेज एज ए क्लरिकल रूप में शुरू करी। उसके बाद मैंने पदोन्नति होते होते आज मैं स्केल 6 में हूँ, एज ए अंचल प्रमुख पटना जोन में कार्यरत। जी खुराना जी, तो आपने कहा कि हाँ जाहिर सी बात है आपको प्रमोशंस मिले और धीरे धीरे करके आप आज यहाँ तक पहुँचे हैं, इसके लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई भी। जानना चाहूँगी जब आपने शुरुआत की तो आपकी शुरुआत कहाँ से हुई, कौन से क्षेत्र से? मैंने हनुमानगढ़ जो कि अपने गंगानगर डिस्ट्रिक्ट उस टाइम था, अभी तो हनुमानगढ़ खुद भी डिस्ट्रिक्ट है जो पाकिस्तान के बॉर्डर पर पड़ता है, वहाँ से मैंने शुरुआत करी थी। फिर उसके बाद मैं दिल्ली में नेहरू प्लेस में फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट में रहा। फिर वहाँ से मेरा रेवाड़ी में मेरा होम टाउन जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, जो कि हरियाणा में एक छोटा सा ज़िला है रेवाड़ी, बड़ा ऐतिहासिक ज़िला है, वहाँ से मेरी ट्रांसफ़र हुई। मैंने वहाँ क्लरिकल रूप में 1 साल काम किया। फिर वहाँ से मैं ऑल इंडिया में प्रमोट होकर मुझे ग्वालियर क्षेत्र मिला। ग्वालियर में मैंने काम किया, तो ग्वालियर में मैं दतिया, दुरसड़ा और कई ब्रांचों में काम किया। फिर मैं पदोन्नति होकर मैं रतलाम क्षेत्र में जीरन ब्रांच में गया। ऐसे बहुत से स्टेट में मैंने काम किया, हरियाणा में काम किया, पंजाब में काम किया, बंगाल में मैं दुर्गापुर में मैं क्षेत्रीय कार्यालय के रूप में कार्यरत रहा। फिर पुणे में जयपुर में एक क्षेत्रीय कार्यालय के रूप क्षेत्रीय प्रबंधक के रूप में कार्य किया जयपुर क्षेत्र में। दिल्ली में भी मैंने भारत की राजधानी में क्षेत्रीय प्रबंधक के रूप में कार्य किया। फिर मैं केंद्रीय कार्यालय में भी कार्यरत रहा, मैं भोपाल में SLBC में भी कार्यरत रहा और अभी मैं बॉम्बे से ट्रांसफ़र होकर अंचल प्रमुख होकर पटना में कार्यरत हूँ। यानी कि भारत का उत्तर और पूर्वी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र, आपने इन तमाम क्षेत्रों में आपका अनुभव रहा है। ये जानना चाहूँगी सबसे सुखद अनुभव आपके लिए कौन सा रहा, कुछ साझा करना चाहेंगे? देखो, नौकरी में जो सभी प्रकार के अनुभव मिलते हैं, हाँ जी, लेकिन मैं इस आइडियोलॉजी में कि नर सेवा नारायण सेवा, जब आप दिल से सेवा करते हो, लोगों की सेवा करते हो, तो लोग आपके साथ जुड़ते हैं। तो मुझे ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ा प्यार मिला, बहुत अच्छा सहयोग मिला जनता का। छोटी जगह होती है, लोग पहचानते हैं, आपको रिकॉग्निशन भी मिलता है। बट अगर मैं मेट्रो की भी बात करूं तो मैंने दिल्ली में भी काम किया, मुझे दिल्ली में भी बहुत प्यार मिला, जयपुर में भी, बंगाल में लोग ने बहुत प्यार दिया मुझे, बंगाल की धरती पे भी बहुत प्यार मिला, और अभी मुझे पटना में भी बहुत प्यार मिल रहा है और यहाँ भी मैं अच्छे से सेवा कर रहा हूँ। खुराना जी, ये जानना चाहूँगी बैंकिंग में आने का जो निर्णय था, या फिर ये बस अचानक हुआ या फिर आपने पहले से कुछ ऐसा सोचा था कि आपको बैंकिंग क्षेत्र में ही जाना है? जब हम 1989 में 88 में हमने ग्रेजुएट किया तो उस टाइम टेक्नोलॉजी नहीं थी, कंप्यूटर साइंस वगैरह ये शुरू नहीं हुआ था अभी, मतलब कि उसमें
तो लिमिटेड वो थे, या तो आप बीमा में जाए या रेलवे में जाएं या बैंक में जाएं। तो मेरी माँ का सपना था कि मेरा बेटा बैंक में जाए। तो इसलिए मैंने फिर बैंक, मम्मी के और माँ का सबसे ज़्यादा असर होता है बच्चे के ऊपर, क्योंकि वही उसकी सबसे पहली दोस्त होती है और वही पालनहार होती है। तो मम्मी ने मतलब कहा कि बैंक ज्वाइन करना है, तो मैंने फिर बैंक की तैयारी करी और बैंक में परीक्षा। क्या बात है, आप अपने माँ के सपने को पूरा कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है, जाहिर सी बात है। और आप बीते कुछ महीनों से आप बिहार में हैं, पटना में हैं, तो यहाँ पर आपकी जो आपका अनुभव है, आपने कहा यहाँ भी आपको बहुत प्यार मिल रहा है, लेकिन ये जानना चाहूँगी कि यहाँ जो आपके लिए चुनौतियाँ हैं वो क्या चुनौतियाँ हैं और क्या आपकी भूमिका है वर्तमान में? बिहार भी एक प्रगतिशील प्रदेश है। यहाँ पर अब विकास की संभावनाएं बहुत खुल रही हैं और विकास हो भी रहा है बड़ी तेज़ी से। लोग अब बिजनेस की ओर बढ़ रहे हैं, नई नई छोटी यूनिट्स भी लग रही हैं। अभी कुछ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं एथेनॉल वगैरह के, और कुछ फूड प्रोसेसिंग यूनिट है, जैसे अभी पेप्सी की भी खुली है, और भी बड़ी बड़ी यूनिट्स आ रही हैं, और कुछ क्लस्टर बेस्ड यूनिट्स भी डेवलप हो रही हैं। तो विकास का बहुत ज़्यादा अपार संभावनाएं हैं और बैंकों का भविष्य बहुत सुगत है, क्योंकि बैंकों का भविष्य तभी होगा जब समाज में विकास होगा। बैंक तो पैसा लगाने के लिए बैठे हैं, क्योंकि हमारा काम है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग। हमारा जो मेन वो है वो हमें लोन करना है। लोन तभी कर पाएंगे जब विकास होगा। अब बिहार एक प्रगति के राह पर है और जल्दी ही एक नंबर 1 स्टेट बनेगा बिहार। बहुत अच्छी बात है, ये सुनकर अच्छा लगा कि बिहार प्रगति की राह पर है और बदलाव ही कहते हैं कि प्रकृति का नियम है और हम उम्मीद करते हैं कि हर आने वाले दिनों में जो बदलाव होता रहे। सर, आपसे जानना चाहूँगी कि जो हमारे दर्शक हैं, जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बैंकिंग को लेकर के अगर आप उन्हें कोई संदेश देना चाहे, कोई सुझाव देना चाहे, तो आप क्या बताना चाहेंगे? मेरा यही मानना है कि जैसे मैंने बताया, नर सेवा नारायण सेवा। तो सभी जितने भी मेरे बैंकर साथी हैं वो किसी का रोजगार स्थापित करवा सकते हैं, तो किसी की शिक्षा पूरी करवा सकते हैं, किसी के सपनों का महल बना सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे साथियों से मेरी अपील है, बैंकर साथियों से, कि हमारा बहुत बड़ा दायित्व है। बिना पैसे के कोई समाज या कोई आर्थिक धुरी चलती नहीं। तो हमें अपने दायित्व को अच्छे से निभाना है, अपने कर्तव्य को समझना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बैंकिंग पहुँचे, लोग बैंकिंग से जुड़ें, उनको बचत करने की उनकी आदतें बने, उनके खाते खोलो सेविंग के या जो भी हैं, ताकि वो अपनी जो बचत है उसको ख़राब ना कर सके। तो और वो बचत, छोटी छोटी बचत, जैसे अभी प्रधानमंत्री जनधन योजना खाता खुला, उस छोटी छोटी बचत के रूप में आज 1200 करोड़ रुपए मेरे बैंक में जनधन योजना का है। तो ये जो छोटी सी बचत, ये कैपिटल का रूप ले लेती है बड़ा। फिर वो 1200 करोड़ रुपए हम लैंड करते हैं, उससे विकास होता है, लोगों को रोजगार मिलता है, लोगों को थाना। तो मैं अपने सभी बैंकर साथियों से कहूँगा कि आपका छोटा छोटा कार्य है, आप उनको सामाजिक जो स्कीमें हैं, योजनाएं हैं, अटल पेंशन योजना है, जीवन ज्योति है, जीवन सुरक्षा है, इससे गरीबों को जोड़ो ताकि लोगों का उत्थान हो और लोग बैंकिंग में विश्वास बढ़े, साफ़ सुथरी और अच्छी बैंकिंग करें। खुराना जी, एक बार पुनः स्वागत। आपने बहुत अच्छी बात अभी कही कि जो बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े हुए जितने भी अधिकारी हैं, उनका ये कर्तव्य होना चाहिए, जिम्मेदारी होनी चाहिए कि आम लोगों के हित के लिए कैसे उनका हित हो, उसमें वो उनकी मदद कर पाएँ और उन्हें सहयोग कर पाएँ। ये जानना चाहूँगी आपसे कि बैंकिंग में 33 वर्षों का आपका अनुभव रहा है, बहुत सारे भारत के प्रांतों में आपने अपनी सेवा दी है और बैंकिंग तो आपके जीवन का एक हिस्सा है। इसके इतर अगर आपसे जानना चाहूँ कि आपके ज़िंदगी में कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी के बहुत करीब है और जिसे आप जिसको आप बहुत ज़्यादा सराहते हैं या करना पसंद करते हैं, तो वो कौन सी बात होगी? सबसे ज़्यादा तो मैं अपने जॉब से ही प्यार करता हूँ। आई लव माई जॉब जी। और जब आप अपने काम से प्यार करते हैं तो डेफिनेटली आप अपने दायित्वों को भी अच्छे से समझते हैं और अच्छा सा आप निर्वहन करते हैं, जो समाज के प्रति आपकी जिम्मेवारी है। जब मुझे इतनी बड़ी पोस्ट पे बिठाया गया तो मैं, दूसरा क्या है कि मैं अपने स्टाफ से बड़ा मतलब प्यार करता हूँ, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस करता हूँ कि बीइंग ए फादर ऑफ द जोन, मतलब आज अंचल के पिता होने के रूप में मैं अपने सभी स्टाफ की केयर करना पसंद करता हूँ, उनको मोटिवेट करता हूँ, उनको समय समय पर वो एक अच्छी बैंक के लिए एक अच्छी एसेट्स साबित हों, अच्छे से काम करें, बैंक का नाम हो, उनका अपने परिवार का और अपने सबका नाम हो।
दूसरा क्या कि मैं उनको आगे आगे उनके जो अपने स्टाफ को मोटिवेट करता हूँ कि वो पदोन्नति लें और आगे बढ़ें और समाज के प्रति जो उनकी जिम्मेवारी है उसका अच्छे से निर्वहन करें। उसके बाद मैं अपने परिवार से बड़ा प्यार करता हूँ, ऑब्वियस है, सभी करते ही हैं। तो राष्ट्र के प्रति जो मेरी जिम्मेवारी है उसको मैं बड़े अच्छे से। कोई एक थंब रूल अगर आपसे जानना चाहूँ कि आपके जीवन का एक थंब रूल, तो क्या बताना चाहेंगे? थंब रूल ये है कि आप अच्छे से काम करो, लोगों को टाइमली सेवा दो, जो टाइम लाइन है उसको मेंटेन करो, लोग आपको बहुत अच्छी इज्जत देंगे, अच्छा प्यार देंगे, अच्छी मोहब्बत देंगे, आपको कोई भी आपके काम में अड़चन नहीं आएगी। जहाँ आप डिले करते हैं या अपनी कॉन्फिडेंस नहीं होता काम के अंदर, तब आपको परेशानियाँ आती हैं। तो आप अपने जो भी सभी मेरे कर्मचारियों से निवेदन है कि वो अपने प्रोडक्ट को समझें और उसकी प्रोडक्ट की अच्छे से मार्केटिंग करें, लोगों तक पहुँचें, लोगों को अच्छी सेवा दें और उनको जीवन में कोई कठिनाई नहीं आएगी। जी, अगर ये जानना चाहूँ कि खाली वक्त अगर आपको कभी मिला तो उस खाली वक्त में आप क्या करना पसंद करते हैं? आपकी अगर हॉबीज़ का मैं जिक्र करूँ, मैं रुचियों में क्या मुझे शुमार है? मतलब कुकिंग बहुत पसंद है। मैं घर पे रह के बस कुकिंग करता हूँ या गाने वाने सुनता हूँ या भजन सुन लेता हूँ। अच्छी बात है, आपको कुकिंग का शौक़ है, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि आपकी फैमिली में इस बात को जानकर बहुत खुशी होती होगी कि आप कुकिंग करते हैं, क्योंकि एक पुरुष अगर कुकिंग करे तो ये बहुत बड़ा एक कहते हैं कि एडवांटेज होता है फैमिली के लिए। नहीं, आप देखोगे बड़े बड़े होटलों में सब जेंट्स ही होते हैं शेफ। जी, जी, बहुत अच्छा लगा ये जानकर। जानना चाहूँगी आपसे कि अगर हम बैंकिंग की ही बात करें तो वर्तमान दिनों में जो गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाएं आ रही हैं, चाहे वो हम बच्चों के स्टडी लोन की बात करें या फिर हाउसिंग लोन की बात करें, सुकन्या योजना भी एक ऐसी योजना है। तो कुछ ऐसी योजनाएं जिसका हर एक आम व्यक्ति बिना किसी संकोच के उसका लाभ उठा सकता है, तो उसके जो प्रोसेस होंगे उसे क्या करना पड़ेगा, कैसे वो इसके लिए इनिशिएट करें? सभी बैंक्स स्पेशली जो महिलाओं के लिए हैं उनके लिए तो सशक्तिकरण चल ही रहा है। अभी जैसे हमारा बैंक इस गृह लक्ष्मी और गृह वाहिनी मकान खरीदने के लिए लेडीज़ को स्पेशल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दे रहा है, और ऐसे ही कार लोन खरीदने के लिए लेडीज़ को गृह वाहिनी सेंट वाहिनी करके स्कीम है हमारी कार लोन की, उसके लिए स्पेशल लोन दे रहा है। इसके अलावा मैंने बताया कि आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू से भी हम महिलाओं से जुड़े हुए हैं, और ऐसी एजुकेशन लोन में है महिलाओं को हम प्राथमिकता देते हैं। और जो आपने बच्चियों की बात कही, जो छोटी जो एक दिन की बच्ची है, उस 10 साल तक की है वो बच्ची, तो उसके लिए सुकन्या समृद्धि योजना है जिसमें कुछ आदमी पैसा रिकरिंग डिपॉजिट के रूप में जमा करता है और जो उस बच्ची की शादी पे उसको मिलता है जी। तो ये बचत करने की बहुत अच्छी स्कीम है, और इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी जो बैंक की दूसरे नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट है उससे ज़्यादा होता है। शहरी क्षेत्र के जो लोग हैं वो जागरूक होते हैं, बहुत बार अखबारों में, टीवी चैनल्स पर या फिर इंटरनेट के माध्यम से उन्हें जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं, तो क्या बैंक उनको जागरूक करने के लिए समय समय पर ऐसे कुछ कार्यक्रम भी चलाती है? बिल्कुल, मैंने आपको बताया है कि हम आजकल सब ना केवल मतलब हमारे ब्रांचेस काम कर रही हैं, हमारे जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं वो भी हम फील्ड लेवल पे जाके आउटरीच प्रोग्राम कर रहे हैं। अभी हमारा 29 तारीख को सीवान में हमारे ईडी श्री आलोक श्रीवास्तव जी आ रहे हैं, हम क्रेडिट आउटरीच का प्रोग्राम कर रहे हैं। वहाँ पर हम सब प्रकार की तमाम जानकारियाँ भी देते हैं, और लोगों को वहाँ पर हमने टारगेट रखा है कि हम 100 करोड़ के ऋण वितरित करेंगे उस दिन वहाँ पर। 30 तारीख को हम दरभंगा में कर रहे हैं, मोतिहारी में भी हमारा क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम हो रहा है, और मुजफ्फरपुर में हो रहा है, अभी पटना में और गया में भी हुआ है, रांची धनबाद में भी हुआ है, पूर्णिया और कटिहार में भी हुआ है। ये सभी हमारे क्षेत्रीय कार्यालय हैं, वहाँ पर हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं। और ना केवल मतलब मैं एज ए अंचल प्रमुख होने के नाते मैं जा रहा हूँ, लेकिन हमारे जो केंद्रीय कार्यालय है वहाँ से भी हमारे सभी अधिकारीगण जो टॉप ग्रेड के हैं, मतलब अगर कोई डिसीजन देना है तो वो ऑन द स्पॉट दे भी सकते हैं। तो हमारे ईडीज़, हमारे जीएम, कॉर्पोरेट जीएम्स, हमारे डीजीएम रैंक के अधिकारी फील्ड पे जाके लोगों को जागरूक कर रहे हैं। बैंकिंग एक एक गरीब तक पहुँचे, उसको क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, जैसे अभी आपने बताया पीपीएफ, सुकन्या, इस तक की जानकारी, अटल पेंशन योजना, जीवन ज्योति, जीवन सुरक्षा, इसके लिए कैंपेन कर रहे हैं। और बिहार, मैं प्राउड के साथ कहता हूं कि नंबर 1 रहा सामाजिक सुरक्षा में, जिसमें पीएफआरडीए जो है उसका अवार्ड भी मिला बिहार के एसएलबीसी को। तो
ये जो छोटी छोटी स्कीम है ये परिवर्तन ला रही हैं ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए जीवन में। अब पहले क्या होता था, डेथ हो जाती थी कोई एक्सीडेंटल पे या किसी ने सांप काट लिया तो वो सब चीज़ों से वंचित रह जाता था परिवार। तो अब 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा मिल रहा है जो कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है। जीवन ज्योति बीमा 2 लाख का है। तो अटल पेंशन योजना जो उसकी परिवार को नहीं मिलती थी तो वो पेंशन के रूप में उसको अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो असंगठित क्षेत्र है उनके लिए ये स्कीमें आई। तो ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन लेके आए हैं भारत सरकार और बैंक उसको सुचारू रूप से क्रियान्वित कर रहे हैं। इसमें कोई जी, यानी कि बैंकिंग जो भी सुविधाएं हैं, ये सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, हर एक व्यक्ति, देश का हर एक नागरिक इसका लाभ उठा पाए, इसके लिए बैंक भी प्रयासरत है। सेवा तो दे ही रही है बैंक, साथ साथ में जागरूकता का भी काम कर रही है। ये जानना चाहूँगी कि ये कितना बैंकों में ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर ग्रामीण लोगों को ये बता पाना, समझा पाना, क्या ये कठिन हो पाता है? कठिन है? नहीं, इसके लिए क्या है कि एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया हुआ है, आरसीटी करके है, जिसमें बिहार सरकार का, हमारे सेंट्रल बैंक का हिस्सा होता है। मिलके हम एक ट्रेनिंग सेंटर है ग्रामीण क्षेत्र के लिए, वो चलाते हैं। उसमें हम नई नई योजनाएं जैसे अगरबत्ती का उद्योग है या डेयरी पालन है या कोई जो भी उनको छोटे मोटे दुकानें लगानी है, जो छोटी मोटी मोमबत्ती बनाने का है या ब्यूटी पार्लर का है या बुटीक का है, ये सब ट्रेनिंग वहाँ पर प्रोवाइड की जाती है लड़कियों को भी लड़कों को भी, जो युवा क्षेत्र हैं। जब वो वहाँ से ट्रेनिंग प्राप्त कर लेते हैं तो उसको बाद उनको लोन में प्राथमिकता दी जाती है। जो भी जिला उद्योग केंद्र है या KVIC बोर्ड है, वो लोग उनके फार्मों को स्क्रूटनाइज करके बैंकों को भेजते हैं और लीड बैंक के माध्यम से उनका चयन होता है और उनको ऋण में प्राथमिकता दी जाती है। आरसीटी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 10 आरसीटी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की हैं। ऐसे FLC सेंटर्स हैं, उनमें हैं, वो हम चलाते हैं। जी, अगर बैंकिंग सेवा से संबंधित किसी भी व्यक्ति को कोई जानकारी लेनी है तो क्या उसकी कोई वेबसाइट है या कुछ ऐसा जहां पर जाकर वो तमाम जानकारियों को ले सकता है, पढ़ सकता है और जान सकता है? बिल्कुल, अगर कोई व्यक्ति पहले तो नियरेस्ट ब्रांच में जाके भी कोई भी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ले सकता है। अगर उसको ऑनलाइन लेनी है तो सब बैंकों की अपनी साइट्स हैं जो आप उस पर जाके आप कोई भी प्रोडक्ट की सबकी जानकारी ले सकते हैं। जी, सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इतनी महत्वपूर्ण विषय पर आपने अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। हमारी बातचीत हुई अंचल प्रमुख DP खुराना जी से और अब आपको अलविदा कहने का वक्त हो चला है, लेकिन आप बखूबी जानते हैं कि अलविदा कहने के पूर्व हम आपसे ये गुजारिश करते हैं कि आप अपने विचार, अपने सुझाव हम तक पहुंचा सकें, ताकि हम आपको ये बता सकें कि ताकि हमें ये पता चल सके कि आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा। लेकिन इसके लिए आपको नोट करना होता है हमारा पता, तो फटाफट उठाएं कागज़ और कलम, नोट करें हमारा पता है निदेशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 800001। हमारा ईमेल एड्रेस है director.ddkpatna@gmail.com।